नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज जो पहला आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं वो होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, इसके बारे में। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और आज का आखिरी टॉपिक होने वाला है इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ओके, शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है ना। आपके पॉलिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री प्लस मेंस दोनों में क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। क्या कंटेस्ट है? देखिए, रिसेंटली ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। मकसद है इसका, जो पुराना एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इस एक्ट को चेंज करना, थोड़े से चेंजेस वगैरह इस एक्ट में लेके आना। ठीक है, क्या चेंजेस हैं उन सभी चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक थीम अभी से समझ के चलिए, इस बिल की थीम क्या है। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, दिल्ली जो है वो स्टेट नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। बट स्टिल यहां पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, यानी कि यहां पर क्या रहेगा, एक सीएम रहेगा। और सीएम कौन है यहां का, हम जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली के सीएम हैं। ओके, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर कौन होता है, यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप जो भी इसको बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर एक एलजी होता है, ठीक है ना, जो एज अ गवर्नर काम करता है दिल्ली में। ठीक है, ये जो एलजी होता है ये कौन होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एलजी को, ठीक है। और ये किसके बिहाफ पर काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करता है, कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। एज इट इज, जैसे फंक्शन गवर्नर के होते हैं वैसे ही सेम के सेम फंक्शन जो है एलजी के भी होते हैं। बट यूनियन टेरिटरी के मैटर में थोड़े से पावर्स जो होते हैं एलजी के पास ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो पावर्स होंगे, पुलिस के कंट्रोल से रिलेटेड जो पावर्स होंगे वो एलजी के पास ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि कैसा बैकग्राउंड है दिल्ली में। इसके बाद इस जो बिल की थीम है, मेन थीम जो है वो क्या है, एलजी को ज्यादा पावर्स देना और गवर्नमेंट जो है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वहां की दिल्ली की, यानी कि अरविंद केजरीवाल, उनकी जो सरकार है उनके हाथों में से पावर थोड़ी सी कम कर लेना। ठीक है ना, मेन थीम इस बिल का ये है। बाकी के सारे प्रोविजन मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। ठीक है, क्या प्रोविजन है इस बिल का। सबसे पहला, गवर्नमेंट टू मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, यानी कि जो आपका 1991 का एक्ट है उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें गवर्नमेंट दिया हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या कंसीडर किया जाता था, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब इस प्रोविजन में, इस बिल में क्या चेंज कर दिया जाएगा, यहां पर गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, उसके बाद फिर जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं एलजी की, उनकी पावर्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है ना, पहले क्या हुआ करता था ना, जो मैटर्स वगैरह हैं दिल्ली गवर्नमेंट अगर नॉर्मल मैटर्स पर कानून बनाती है तो उसको एलजी के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है एलजी की, उनकी पावर्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है ना, अब एलजी जो है वो अपनी खुद की तरफ से डिसीजंस को ले सकता है, उसे एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ठीक है, उसके बाद फिर नेसेसरली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू एलजी। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, पहले क्या होता था कि कोई भी एक्ट वगैरह बनाना है तो आपको पहले एलजी के पास जाकर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर आपको कोई भी एक्ट बनाना है तो उसके लिए पहले आपको एक परमिशन लेनी होगी एलजी के पास। ठीक है ना, एलजी से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप एक्ट वगैरह को लेजिस्लेटिव असेंबली में लाकर रख सकते हो। ठीक है, फिर अगला, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ यहां पर, मतलब यह हुआ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी दिल्ली की, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार के चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो डे टू डे वर्क में इंटरफियर नहीं कर, मतलब कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकती अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये प्रोविजन है इस बिल के। अब अगला पॉइंट, इंट्रोडक्शन की जरूरत क्यों है इस बिल को। ओके, तो देखिए जो गवर्नमेंट की तरफ, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ना, मतलब आप उनको बताने की जरूरत है। ठीक है ना, उनसे पूछा गया कि आप ये बिल को क्यों लगा रहे हो, तो उन्होंने कुछ भी बोल दिया। उन्होंने बोला है कि जो स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म है
पुराने एक्ट का वो थोड़ा सा फॉल्टी है, उसके एक स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऐसे रीजन वगैरह देती रहती है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर 2018 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो एलजी है उसके पास सिर्फ और सिर्फ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, इनसे रिलेटेड इश्यूज में ही बोलने का अधिकार है। बाकी रेस्ट वो एज अ स्टेट गवर्नर के तौर पर काम करेगा और इलेक्टेड गवर्नमेंट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बात बोली गई थी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये भी बोला था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको ये बात भी अपने ध्यान में रखनी चाहिए दिल्ली की कि वो स्टेट नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए दिल्ली के जो सीएम को क्या बोला जाता है, ग्लोरीफाइड मेयर बोला जाता है, ठीक है ना। एक बहुत ज्यादा हाई क्लास मेयर है वो, और कुछ नहीं। ओके चलिए इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये वर्डिक्ट दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, डे टू डे जो भी मैटर वगैरह होते थे, कोई एक्ट वगैरह हो, कानून वगैरह, उसके लिए परमिशन वगैरह लेना एलजी से बंद कर दिया। एलजी को इन्फॉर्म करना भी अपने मैटर से रिलेटेड चीजों में बंद कर दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्यादा ही गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में आ गई। बट लेकिन अब क्या किया जाएगा, अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाता है और एक्ट बन जाता है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट को एलजी की एडवाइस लेनी पड़ेगी कोई भी डिसीजन वगैरह लेने से पहले, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर 1991 का एक एक्ट है, उसके बाद अब उतना कुछ खास रिलेवेंस है नहीं इस एक्ट का, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको पढ़ना हो तो यहां पर 3-4 पॉइंट मैंने दे दिए हैं, ठीक है ना। इस एक्ट को लेकर आया गया था एज अ 69th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यहीं से दिल्ली की एज अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। पहले दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसी एक्ट के बाद वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत हुई। आर्टिकल्स जो ऐड किए गए वो क्या थे, 239 AA एंड 239 BB, ठीक है ना, इनको इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए बाकी सारी बेसिक बातें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश से। क्या कंटेस्ट है, देखिए इस टाइगर रिजर्व, सबसे पहला पॉइंट तो ये टाइगर रिजर्व जो है ना उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड, इस पॉइंट को याद रख लीजिए, ठीक ना। मैच द फॉलोइंग में आपको टाइगर रिजर्व मैच करने को आ सकते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। क्यों, ये रिसेंटली न्यूज में आया, तो यहां पर क्या हुआ, एक 5 ईयर ओल्ड टाइग्रेस का क्या मिला है, कारकाज मिला है। कारकाज का मतलब हुआ, कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे मान लीजिए ये टाइगर है, अगर मैं इसकी स्किन वगैरह को इसमें से निकाल लेता हूं, ठीक है ना, इसकी जो ऊपर की स्किन को निकाल लेता हूं, तो बाकी का जो भी बचा वो कारकाज होगा, ठीक है ना। ओके, तो वो मिला है, ठीक है। चलिए इसी कारण टाइगर रिजर्व न्यूज में है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है, इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था कब, 2014 में। ओके, कहां पर सिचुएटेड है, तो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 2020 में लास्ट ईयर इसे इंटरनेशनल अवार्ड मिला है फॉर TX2। TX2 का मतलब हुआ टाइगर की पॉपुलेशन को दुगना करने के लिए, ठीक है। ओके, लास्ट 4 इयर्स में यहां पर टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो डबल हो चुकी है, इसलिए इसको इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। कहां पर सिचुएटेड है ये, तो ये अपर गैंगेटिक प्लेन्स जो हैं, ठीक ना, जिन्हें तराई प्लेन्स बोला जाता है, वहां पर सिचुएटेड है और इंडिया नेपाल बॉर्डर्स के क्लोज आता है ये टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहां पर अगर हम फ्लोरा और फौना की बात करें तो 127 एनिमल्स पाए जाते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है नंबर वगैरह, ठीक है। एनिमल्स देख लो कौन कौन से हैं, टाइगर तो मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, स्वैम्प डियर यहां पर देखने को मिलता है, बंगाल फ्लोरिकन देखने को मिलता है और लेपर्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रीज वगैरह की हम बात करें तो यहाँ पे साल ट्री सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना, ग्रासलैंड वगैरह भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा और प्रोटेक्टेड एरियाज की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो कौन कौन से हैं, दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल चंबल सेंचुरी है, ओके, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना, कौन से स्टेट में लोकेटेड है। दुधवा तो याद रहेगा आपको, ठीक है ना, फेमस नेशनल पार्क है। चंबल सेंचुरी, ठीक है, नेशनल चंबल सेंचुरी ये MP और UP वाले एरिया यहां पर बना हुआ है, ठीक है ना, दोनों में ही शेयर आता है इसका। उसके बाद फिर चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर तराई रीजन को देख लेते हैं। देखिए तराई रीजन क्या होता है, देखिए क्या होता है, जब भी एक रिवर किसी माउंटेन वाले रीजन से फ्लो करती हुई नीचे आती है तो वो अपने साथ बहुत सारे पेबल्स वगैरह लेके आती है ना, कंकड़ पत्थर वगैरह लेके आती है और उनको यहां पर नीचे आकर डिपॉजिट कर देती है, ठीक है ना। इन पेबल्स के कारण क्या होता है, जो रिवर ऊपर से आ रही है
वो क्या होती है ना, वो इन पेबल्स रिवर जो इन ये कंकड़ पत्थर वगैरह इनके नीचे से फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो ऐसे एरियाज में हमें क्या लगता है, ये जो रिवर है वो क्या हो गई है, डिसअपियर हो गई है। ठीक है, यानी कि यहां से रिवर डिसअपियर हो जाती है आकर। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें भाबर रीजन बोला जाता है। ओके, फिर क्या होता है, जब पेबल्स वगैरह खत्म हो जाते हैं तो ये रिवर दोबारा से रीएमर्ज हो जाती है। ठीक है, इस एरिया जहां से रिवर दोबारा से रीएमर्ज हो रही है उसे तराई रीजन बोला जाता है। ओके, ठीक है, फिर ये जो तराई वाला रीजन है यहां पर एक बहुत फेमस भागमती रिवर है। ठीक है ना, ये कहां पर है, आपके साउथ सेंट्रल नेपाल एंड नदन बिहार वाले स्टेट, वहां पर ये भागमती रिवर पाई जाती है। ठीक है, तो मेन मकसद इस रिवर को ही बताना था मुझे कि कहां पर है ये रिवर, तो बिहार वाले स्टेट में भागमती रिवर देखने को मिलती है और तराई वाला रीजन है ये। ठीक है, चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है एप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली लोकसभा से इस बिल को क्लियर कर दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन मिल चुकी है कि वो क्या कर सकती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकती है। ठीक है ना, तो यहां से आपको ये याद रखना है कि अप्रोप्रिएशन बिल क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकती है। ठीक है, चलिए ओके, इस बिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 114 में क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ओनली आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। यानी कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी होगी, किसकी, पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, और इसी परमिशन के लिए क्या पास किया जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहां पर, लोकसभा में। ठीक है ना, जब बजट के ऊपर डिस्कशन हो जाता है, ठीक है ना, बजट में क्या करती है गवर्नमेंट, अपनी सारी पॉलिसीज वगैरह बताती है कि हम कौन कौन सी पॉलिसीज वगैरह लेके आए हैं और क्या क्या चीजें हम करेंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। अब उन पॉलिसीज को कैरी ऑन करने के लिए सरकार को पैसा भी चाहिए। ठीक है ना, मान लीजिए कि सरकार ने बोल दिया कि हमें क्या करना है, किसानों के लिए फ्री में हम ट्रक वगैरह दे देंगे, ट्रैक्टर वगैरह इशू करेंगे उनके लिए। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पैसे वगैरह चाहिए। ओके, तो उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि पैसा निकाला जा सके, कहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है ना, ठीक है, चलिए ओके, फिर इसके बाद क्या होता है, जब एक बार अगर बाय चांस लोकसभा में अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो पाता है, एप्रोप्रिएशन बिल की डिफीट हो जाती है, तो इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, इसको कंसीडर किया जाएगा डिफीट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और तुरंत ही गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, चलिए उसके बाद फिर एक बार ये लोकसभा से पास हुआ, फिर ये कहां जाता है, राज्यसभा में जाता है। ठीक है, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है एज अ फाइनेंशियल बिल, कैसा, सॉरी माफ कीजिए, एज अ मनी बिल। ठीक है ना, एज अ मनी बिल इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहां पर, राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में अगर ऐसा मनी बिल इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो मतलब क्या हुआ, राज्यसभा का काम अब सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन देना होगा। ठीक है ना, उनकी रिकमेंडेशन को मानना है नहीं मानना है ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। लोकसभा चाहे तो उनकी रिकमेंडेशन मान ले, नहीं चाहे तो ना माने। ठीक है ना, बिल को पास कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर बिल को क्या मिल जाएगी, प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाएगी और ये एक एक्ट बन जाएगा। ओके, अब इसका एक यूनिक फीचर है, ये बिल एक्ट बन गया, एक्ट बन गया यानी कि सरकार अब क्या कर सकती है, पैसा वगैरह निकाल सकती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ कर सकती है। जैसे ही मनी विड्रॉ हुआ, ये बिल ये एक्ट अपना पर्पस सर्व कर चुका है और उसके बाद अपने आप ही ये एक्ट जो है वो रिपील हो जाएगा। इसीलिए आपने कभी भी एप्रोप्रिएशन एक्ट वगैरह नहीं सुना होगा, ये वाला एप्रोप्रिएशन एक्ट, ये वाला एप्रोप्रिएशन एक्ट। ठीक है ना, क्यों, क्या होता है, जैसे ये अपना पर्पस सर्व करता है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिपील हो जाता है। ओके, चलिए ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल को पास करने की एक लंबी प्रोसेस होती है। ठीक ना, बजट इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर इस बिल के ऊपर डिस्कशन वगैरह होगा, सारी एक लंबी प्रोसेस होती है। इस लंबी प्रोसेस के टाइम पर भी सरकार को अपने खर्चे तो निकालने हैं। ठीक है ना, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, तो उसके लिए क्या होता है ना, एक टेम्पररी प्रोविजन टाइप का बनाया गया है वोट ऑन अकाउंट पर के नाम से। ठीक है ना, इसमें क्या किया जाता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज किया लोकसभा को टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के पहले ही आप एक एडवांस ग्रांट निकाल लो, मतलब बजट को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही आप मनी वगैरह जो है आप विड्रॉ कर सकते हो। जब तक
अप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो जाए तब तक सरकार के क्या खर्चे वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है। ओके, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में दिया गया है आर्टिकल नंबर 116 में। इसके पहले एक और आर्टिकल हमने डिस्कस किया, आर्टिकल नंबर 114। क्या बातें बताई गई आर्टिकल 14 में कि परमिशन की जरूरत है पार्लियामेंट से पैसा निकालने के लिए। अब आर्टिकल नंबर 116 में क्या बताया गया है, देखिए इसमें बताया गया है ग्रांट इन एडवांस के बारे में, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है ना, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है सरकार की, जब बहुत कम समय के लिए, यानी कि जब बजट इंट्रोड्यूस किया गया है तो बजट 2-3 महीने तक डिस्कशन वगैरह चलेगा, उसके ऊपर वोटिंग वगैरह चलेगी। इस बीच सरकार अपने पैसे, मतलब सरकार को अगर पैसे की जरूरत है तो वो निकाल सकती है, ठीक है। चलिए, कोई खास बहुत ज्यादा खास बात नहीं, समझा दिया है आपको, वही आप याद रखिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, इसको आप इन टर्म बजट के तौर पर भी देख सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर 2019 में जब इलेक्शंस वगैरह होने वाले थे तो उससे पहले सरकार ने क्या किया था, एक इंटरम बजट निकाला था, ठीक है। इंटरम बजट यानी कि एक टेम्पररी पीरियड के निकाला गया एक छोटा सा बजट, ठीक है ना, या फिर इसको हम वोट ऑन अकाउंट भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद अमेंडमेंट के बारे में देखिए, नो अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड, ठीक है ना, यानी कि आपका जो अप्रोप्रिएशन बिल है इसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह प्रपोज नहीं किए जा सकते, ठीक है ना, विच विल हैव अफेक्ट द वेराइंग द अमाउंट और अल्टरेशन एंड डेस्टिनेशन ऑफ एनी ग्रांट। एक बार आपने जितना पैसा इसमें बता दिया उसके बाद आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि बाद में सरकार को लगे कि यार इसमें अमेंडमेंट करके और ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो ऐसा नहीं चलता है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर डिसीजन ऑफ द लोकसभा स्पीकर एज टू वेदर सच एन अमेंडमेंट इज एडमिसिबल इज फाइनल, ठीक है ना। बट क्या किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। उसके बाद फिर अप्रोप्रिएशन बिल वर्सेस फाइनेंस बिल, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है ना वो मनी बिल होता है और फाइनेंस बिल होता है, ठीक है ना। इनके बारे में डिफरेंसेस वगैरह आप ऑलरेडी पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत वगैरह की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। यहां पर मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, बोथ द अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंशियल बिल आर क्लासिफाइड एज द मनी बिल एंड विच डू नॉट रिक्वायर द एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस देम एंड रिटर्न द बिल, ठीक है ना। यानी कि राज्यसभा के पास पावर नहीं है कि इस बिल को वो रिजेक्ट वगैरह कर सके, ठीक है ना। एक बार रिकमेंडेशन वगैरह दे सकते हैं बस, बाकी उनको इस बिल को पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। मनी बिल यानी कि कोई भी ऐसा प्रोविजन जहां पर हमें क्या करना है, पैसे वगैरह निकालने हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, बोरो करना है, एक्सपेंडिचर वगैरह से रिलेटेड हो, तो वो सारी चीजें मनी बिल के अंदर कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर डिस्कस कर लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल नंबर कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है इसका, तो 266, याद रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 226। ओके, इसके अंडर मनी कहां से आता है, सबसे पहले तो सरकार जितनी भी टैक्सेस वगैरह लगाती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज टैक्स हो, कस्टम टैक्स हो, ओके, चाहे इसके अलावा जीएसटी से जो पैसा वगैरह आया है वो हो, सारा का सारा पैसा कहां पर जाता है, रिवेन्यू जो भी रिसीव हुआ है गवर्नमेंट का वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है, इंडिया के पास जाता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट वगैरह जो है लोन वगैरह भी लेती है, ओके, ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू करती है, वो सारा पैसा भी इसी के अंडर में जाता है, ओके। अगर आपको इससे मनी विड्रॉ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन की जरूरत है पार्लियामेंट की, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होती है बजट को पास करने की, पहले बजट को प्रेजेंट किया जाता है, फिर इसके ऊपर डिस्कशन होता है, फिर डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी की जाती है, ओके, फिर वोट ऑन डिमांड्स होती है, अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और फिर लास्ट में फाइनेंशियल बिल पास होता है, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ओके, इसी सीक्वेंस को चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस कर लेते हैं आज का लास्ट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, ठीक है ना। क्या हुआ है रिसेंटली क्या कंटेस्ट है जिसके कारण ये पॉलिसी न्यूज में आई है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उन्होंने कहा है कनेक्टिविटी इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। इसी कारण ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी न्यूज में आ गई। सबसे पहले तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कब किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में। इससे पहले भी एक और पॉलिसी इंडिया में चल रही थी जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। लुक ईस्ट पॉलिसी को ही चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया गया, ठीक है ना। मकसद क्या है इस पॉलिसी को लेके आने का, देखिए जो हमारा साउथ एशिया पैसिफिक रीजन है, आप यहां पर कंट्रीज वगैरह देखिए, ठीक है ना, ये जो सारी कंट्रीज वगैरह आप इस साइड देख पा रहे हो, इन कंट्रीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को स्टैब्लिश करना, यही मकसद है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का,
ठीक है, क्या क्या किया जाएगा इसके अंदर, देखिए इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल रिलेशन को प्रमोट किया जाएगा कंट्रीज के साथ, ठीक है ना। साउथ एशियन जो कंट्रीज है वहां पर कनेक्टिविटी, ट्रेड, कल्चर, डिफेंस एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को इंक्रीज करने की बात की गई है, ठीक है। कॉर्पोरेशन, कल्चर ट्राइज वगैरह, ये सारी बातें, ठीक है। चलिए फिर लुक ईस्ट पॉलिसी, जो पुरानी पॉलिसी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस टाइम पर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे नरसिम्हा राव, उन्होंने इस पॉलिसी को लॉन्च किया था, ठीक है ना। और मकसद क्या था, अगेन जो चाइना का डोमिनेशन इंक्रीज हो रहा है इस रीजन में, एशिया पैसिफिक वाले रीजन में, तो चाइना के डोमिनेशन को कम करना और इंडिया के डोमिनेशन को बढ़ाना और उन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन को बेटर करना, ठीक है ना। अब रही बात कि इनमें डिफरेंस वगैरह क्या है दोनों ही पॉलिसी में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी, इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या था, जो आपकी एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, यानी कि जो एशियन कंट्रीज हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे, प्लस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इकोनॉमी, ट्रेड वगैरह को ज्यादा बूस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो यही सारे काम किए भी गए, ठीक है। डायलॉग वगैरह पार्टनर बन गया, कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक पार्टनर का अपडेट कर दिया और हमने ट्रेड वगैरह बढ़ाया, ठीक है ना। क्या किया, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने काम किया, ठीक है ना। बट एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, इसके साथ साथ ईस्ट एशियन कंट्रीज उनको भी ऐड किया गया। इसमें सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज थी, इसमें ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी ऐड किया, ठीक है ना। आप यहां पे देख सकते हैं जापान वगैरह को भी इसमें ऐड किया है हमने, जापान, साउथ कोरिया, इन सारी कंट्रीज को भी इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंक्लूड किया गया। पहले सिर्फ ये कंट्रीज के ऊपर फोकस किया जाता था, एशियन कंट्रीज के ऊपर, ठीक है, ओके। इसके साथ साथ फिर इसमें सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को भी बढ़ाने की बात की गई। पहले की वाली पॉलिसी में सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन जैसा कुछ भी नहीं था। ये जो आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसमें 4 C's दिए गए, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इन चारों चीजों के ऊपर वर्क किया जाएगा, ठीक है। और क्या चीज है, सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किया गया। इंडियन ओशन रीजन में हमें सिक्योरिटी को इंश्योर करके रखना है। ट्रेड वगैरह, जो पायरेसी वगैरह के केसेस वगैरह आते हैं उनको, उनसे प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ फिर क्वाड वगैरह ग्रुप वगैरह भी इंडिया ने बनाया, ठीक है। रिसेंटली अगर हम डेवलपमेंट्स वगैरह देखें तो अगरतला अखोरा रेल नेटवर्क ये सेटअप किया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है ना। इंटर मॉडल ट्रांजिट लिंकेज, जो इनलैंड वाटरवेज वगैरह है बांग्लादेश के साथ, इसको सेटअप किया गया। कमेंट बॉक्स में मुझे आप इस इनलैंड वाटरवे का नाम बताइए, कौन सा नंबर का वाटरवे है ये। उसके बाद फिर कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, बहुत फेमस, 3 कंट्रीज इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, उनके बीच में ये ट्राई लेटरल हाईवे को कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है ना। इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम, रोड एंड ब्रिजेस वगैरह, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सारे काम भी चल रहे हैं, ठीक है। फिर अगर जापान के साथ अगर हम बात करें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर क्या किया गया है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इसको स्टैब्लिश किया गया, ओके। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, छोटे छोटे इनिशिएटिव वगैरह चलाए जा रहे हैं, ठीक है ना। हमने पेंडेमिक के टाइम पर भी देखा, मेडिकल सप्लाइजेस वगैरह पहुंचा एशियन कंट्रीज में, ठीक है ना। स्टडी वगैरह के रिलेटेड में काम चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं और पॉलिसी अच्छा परफॉर्म कर भी रही है, ठीक है ना। रिलेशन वगैरह हमारे थोड़े अच्छे बेटर हो रहे हैं इन कंट्रीज के साथ। चलिए गाइस, तो ये था हमारा आज के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।